Welcome back, dear finance managers. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस. माय नेम इज़ सी ए रौनक अग्रवाल और हम पढ़ते हैं इस चैनल में बिजनेस स्टडीज़. और अपन पढ़ रहे थे चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 13 पढ़े थे लास्ट क्लास में. आज है पार्ट 14 और ये वीडियो रेलिवेंट है क्लास 12th कॉमर्स CBSE स्टूडेंट्स के लिए. तो पार्ट 13 में अपन पढ़े थे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और कितने टाइप का वर्किंग कैपिटल होता है, वो चीज़ अपन देखे थे विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल. पार्ट 13 में आपको मिल जाएगा अगर आपको पढ़ना है तो. नाउ वी विल स्टडी फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिस टाइप से अपन फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड रिक्वायरमेंट पढ़े थे, उसी टाइप से ये टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एंड दिस इज योर लास्ट टॉपिक फॉर चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज. अपार्ट फ्रॉम दोज विच आर रिटन इन योर बुक, उसके अलावा मैं आपको वो सारा चीज़ प्रैक्टिकली बताऊंगा जो कि आपके बुक में नहीं दिया हुआ है विद लाइव एग्जांपल, जो कि मार्केट में होता है, इंडस्ट्री में जो होता है वो चीज़ मैं बताऊंगा. और बुक में जो है वो तो अपन सीखेंगे, उसके साथ ही अपन कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, ये टॉपिक का मतलब, इसका मतलब ये है सिंपली कि आपका जो वर्किंग कैपिटल है, आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कब कब कितना लगेगा. मतलब सिंपल सा बात है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बोला है ना, तो रिक्वायरमेंट मतलब कि आपका जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कब ज़्यादा होगा, कब कम लगेगा, क्या क्या सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, वो सारा चीज़ अपन सीखेंगे ये टॉपिक में. फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये तो अपन सीख चुके हैं पार्ट 13 में. जो बच्चों को ये नहीं पता कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और डायरेक्ट पार्ट 14 में आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पार्ट 13 ज़रूर देख लेंगे. तो वो देखेंगे तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना. तो वो टॉपिक आप देख लीजिए, थोड़ी ही देर का क्लास है वो भी, उसके बाद आपका ये वीडियो रेडी है आपके लिए, आप उसके बाद इसको देखिएगा, ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा आपके लिए, है ना. तो पार्ट 14 में अपन यही सीखेंगे कि वर्किंग कैपिटल किस सिचुएशन में ज़्यादा लगता है, किस में कम लगता है, कम लगता है तो उसका रीज़न क्यों है, ज़्यादा लगता है तो उसका रीज़न क्यों है, इंडस्ट्री में क्या होता है, वो सारा चीज़ सीखेंगे. और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केस स्टडीज़ में इसके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ जाते हैं. और अगर आप प्रैक्टिकली नहीं समझे रहेंगे तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. हाँ, ये हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप समझ लें, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलता है सिर्फ इसी चैनल पे. और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए सभी के साथ, ताकि इस वीडियो से सबका अच्छा हो, सबका अच्छा मार्क्स सिक्योर हो और आपका भी अच्छा हो. अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो उससे आपका भी भलाई है. तो बने रहे मेरे साथ, अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक. तो फर्स्ट पॉइंट इज, देखो इसमें एक कोड है, इसको याद करने का. आप जानते ही हैं कि ये चैनल में जो टॉपिक होता है उसको याद करने के लिए एक कोड दिया जाता है आपको. वो कोड आप याद रखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा. सो द कोड इज़ BSTC स्कोरिंग. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है. कई लोग इसको बोरिंग मानते हैं, लेकिन हम इसको स्कोरिंग बनाते हैं. स्कोरिंग इसलिए है कि अगर आप सही तरीके से समझ गए, सही तरीके से प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझ गए, तो आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. तो BSTC स्कोरिंग और इसी मेमोरी टेक्निक के नाम पे, मतलब सब्जेक्ट के नाम पे मैंने मेमोरी टेक्निक रखा है. आप इसको प्यार से BST से स्कोरिंग भी बोल सकते हैं. ये सी को आप से पढ़ सकते हैं, से.
ठीक है, हिंदी वाला से, ठीक है। बीएसटी से स्कोरिंग, मतलब आप स्कोर करेंगे अच्छा मार्क्स किससे, बीएसटी से। सो बीएसटी से स्कोरिंग है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कभी चलते चलते आपसे किसी ने पूछ लिया, कोई फ्रेंड ने पूछ लिया या फिर एग्जाम में आ गया अचानक से, तो आपको कुछ याद रहे ना रहे, तो आपको ये तो याद रहेगा ही ज़रूर कि बीएसटी स्कोरिंग सब्जेक्ट था और उसी के नाम से बना हुआ था बीएसटी से स्कोरिंग। So the first point is, let me first introduce points. After that we will discuss each point in detail. So the first point is business cycle. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस साइकिल। एज फॉर सीजनल फैक्टर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, सी फॉर क्रेडिट अलाउड, एस फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, सी फॉर क्रेडिट अवेल्ड, ओ फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आर फॉर रॉ मटेरियल अवेलेबल, आई फॉर इन्फ्लेशन, एन फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, जी फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो जस्ट ए मोमेंट, थोड़ा सा इरेज करना है इसको। तो बी फॉर बिजनेस साइकिल है, एस फॉर सीजनल फैक्टर, टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। ये कंप्लीट हुआ आपका बी एस टी। सी फॉर सी से स्कोरिंग जो अपन देखे, और एस फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन है, सी फॉर क्रेडिट अवेल्ड, O for operational efficiency, R for raw material available, I for inflation, N for nature of business, and wait, हाँ, R for raw material available, I for inflation, N for nature of business, G for growth prospect। तो ये वाला पार्ट जो है ये स्कोरिंग बन जाएगा, और C फॉर C से जिसको मैं बताया था, और ये है BST। ठीक है, सो दिस इज़ द पॉइंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ये भी अपन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। हाँ, तो वेट, थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्टमेंट में मुझे टाइम लग गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो बी फॉर बिजनेस साइकिल, मतलब बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड हैं जिससे आप एक्वेंटेड हो जाएं, अगर अभी तक आप एक्वेंटेड नहीं हैं तो। बिजनेस में दो टाइप के सिचुएशन होते हैं, ठीक है। बिजनेस में दो टाइप के सिचुएशन होते हैं, क्या क्या, पहला है बूम, शाकालाका बूम बूम, ये वो बूम नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। टू टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट इज बूम, एंड सेकेंड वन इज रिसेशन। रिसेशन ये डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं, रिसेशन, ठीक है। तो दो टाइप का सिचुएशन बिजनेस में होता है, बूम और दूसरा है रिसेशन। और इसका एग्जांपल दे देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल अभी चल रहा है रिसेशन का, आप समझ गए होंगे, कोविड-19, द मोस्ट पॉपुलर वर्ड ऑफ 2020, कोविड-19। और इसका सबसे खतरनाक वर्ड क्या है, पॉजिटिव। द मोस्ट नेगेटिव वर्ड ऑफ 2020 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि बिज़नेस कितना डाउन है, सारे बिज़नेस ऑफ हैं, ठीक है। लॉकडाउन पूरा ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, सारे लोग परेशान हैं, सारे सेक्टर के लोग परेशान हैं।
तो इस टाइप का सिचुएशन जिसमें कि पूरा कंट्री, पूरा इकोनॉमी डाउन हो जाए, उसको बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं रिसेशन, उसको बोला जाता है रिसेशन। ठीक है, और रिसेशन का ठीक उल्टा होता है बूम। रिसेशन का उल्टा होता है बूम पीरियड, मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ऑल गुड, बिजनेस एकदम ज़ोरों से चल रहा होता है, इकोनॉमी एकदम हाई होता है, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लोग पैसे कमा रहे होते हैं, बिजनेस अच्छे से चल रहा होता है, सबका हेल्थ एकदम अच्छा रहता है, सब खर्चा करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बूम। ठीक है, समझ में आ गया? बूम एंड रिसेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, और ये कॉमर्शियल वर्ड है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो अपना अपना टॉपिक क्या है? बिजनेस साइकिल में दो टाइप के पीरियड आते हैं, बूम और रिसेशन। ठीक है, तो रिसेशन और बूम के हिसाब से आपका बिजनेस डिपेंड करता है। आप बोलेंगे कैसे? बताता हूँ। बूम पीरियड में गुड्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट मीन्स कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ठीक है, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो कंपनी को प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो रॉ मटेरियल्स भी ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, और रॉ मटेरियल्स को ख़रीदने के लिए क्या लगेंगे? पैसे। ठीक है, तो इस टाइप से जब बूम पीरियड होता है तब गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो कंपनी हैज़ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, स्टॉक्स हैव टू बी मेंटेन्ड, एंड फॉर दैट मनी इज़ रिक्वायर्ड। डे टू डे चलाने के लिए बिजनेस को पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो इस सिचुएशन में, बूम के सिचुएशन में रिक्वायरमेंट जो होता है कैपिटल का, वो वर्किंग कैपिटल का बात कर रहा हूँ मैं, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। समझ पा रहे होंगे आप? प्रैक्टिकल, यही है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। वर्किंग कैपिटल मोर रिक्वायर्ड। क्लियर है? अब जो दूसरा सिचुएशन है रिसेशन, ठीक उसका उल्टा। अभी आप देख रहे हैं कि रिसेशन के वक्त कोविड-19 चल रहा है, कोई कुछ खरीदना चाह नहीं रहा है, बिजनेस साइकिल बंद है, तो प्रोडक्शन भी बंद। ठीक है, प्रोडक्शन बंद, सेल बंद, सेल इज क्लोज्ड, so for that production is closed. If production is not required, stocks are not required. If stocks are not required, raw materials also not required. Raw materials for manufacturing stock not required. और रॉ मटेरियल नहीं चाहिए तो पैसे नहीं लगेंगे, और पैसे नहीं लगेंगे तो वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा। क्लियर है ये चीज़? रिसेशन और बूम, दो वर्ड को याद रखेंगे बिजनेस साइकिल का जब बात आएगा। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। टॉपिक बहुत लंबा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज सीजनल फैक्टर। टोटली प्रैक्टिकल पॉइंट है, बताता हूँ कि कैसे। पॉइंट को बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको पहले समझा दूँ, उसी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो सीजनल फैक्टर, क्या आप सीजनल फैक्टर, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, आप बोलेंगे ये तो सर विंटर सीजन में ज़रूरत होता है, समर सीजन में तो ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, एयर कंडीशनर विंटर में ज़रूरत होता है या समर में? आप बोलेंगे क्या सर आप बच्चों वाला मजाक कर रहे हो। ठीक है, एयर कंडीशनर जो होता है वो समर के वक्त ज़रूरत होता है, विंटर के वक्त ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो कंपनी इसको कब मैन्युफैक्चर करेगा? समर से थोड़ा पहले मैन्युफैक्चर कर लेगा और रखेगा स्टॉक में, और समर के वक्त स्टॉक रखना ज़रूरी है एयर कंडीशनर का, है ना। और जब समर के वक्त इसका स्टॉक रखना पड़ेगा, कंपनी को समर के वक्त इसका स्टॉक
मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक मेंटेन करेगा तो क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल। मैं बताया था वर्किंग कैपिटल में स्टॉक भी आता है पार्ट 13 में, ठीक है। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि सीजनली डिपेंड करता है। अगर सीज़न के वक्त है, अगर सीज़न का टाइम है उस बिज़नेस का, तो उस वक्त उस बिज़नेस से रिलेटेड स्टॉक मेंटेन करने पड़ते हैं। जैसे इन एयर कंडीशनर इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन समर, सो द businessman has to maintain the stock of air conditioner during summer season, and for maintaining those stock, working capital is required. For maintaining those stock, working capital is required. ठीक है। तो अपन क्या ये बोल सकते हैं कि जो सीजनल बिजनेस है उस सीज़न के दौरान उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल ज़रूरत होगा, और ऑफ सीज़न होगा, जैसे मान लो विंटर का टाइम है, ठीक है। अगर विंटर का टाइम है, विंटर सीज़न में क्या वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्या वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करना नहीं है। क्लियर है ये चीज़। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, इसमें दो वर्ड छुपा हुआ है। प्रोडक्शन एक वर्ड है, टेक्नोलॉजी एक वर्ड है। तो टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, टू सेपरेट पॉइंट्स आर देयर इन ए सिंगल पॉइंट। देखो, अगर टेक्नोलॉजी का बात आया तो दो तरीका होता है। कंपनी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के दो तरीके होते हैं। या तो कंपनी लेबर से काम करवा सकता है, या फिर मशीन से काम करवा सकता है, ठीक है। दोनों में से एक से तो काम करवाना ही पड़ेगा ना। अगर लेबर से काम करवाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है, तो लेबर को पेमेंट भी करेगा, ठीक है, लेबर को पेमेंट भी करेगा, एंड फॉर पेमेंट वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, लेबर ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको रेगुलरली पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और जब उनको पेमेंट करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, ना कि फिक्स कैपिटल, ठीक है। उसी जगह ये पॉइंट आया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल में, कि अगर कंपनी मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करता है तो उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। फिक्स कैपिटल एक बार इन्वेस्ट कर लिए तो फिक्स कैपिटल मतलब जो ह्यूज अमाउंट जो मशीन में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर वो एक बार इन्वेस्ट कर लिए तो वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चा और नहीं करना पड़ेगा। सो दिस वाज द पॉइंट रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेबर है, लेबर को तो डेली वेजेस देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा ना, तो रोज़ वर्किंग कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। लेकिन मशीन है, मशीन को थोड़ी सैलरी दोगे। तो मशीन एक बार पैसे लगा के मशीन ले आए आप, तो फिक्स कैपिटल ज़रूर इन्वेस्ट हो गया, लेकिन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट नहीं हुआ। क्लियर है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ ही एक और पॉइंट है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन साइकिल के बारे में बात चल रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट समझ गए अपन, प्रोडक्शन साइकिल के बारे में अपन अभी सीख रहे हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्शन साइकिल, ये दोनों एक ही वर्ड है, हाँ, प्रोडक्शन साइकिल, ये दोनों एक ही वर्ड है। तो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है? प्रोडक्शन साइकिल का मतलब ये होता है कि रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड्स बनने तक, रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड गुड्स बनने तक जो भी प्रोसेस होते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है।
रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स तक जो भी प्रोडक्शन होते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिए। वीट जब आता है फैक्ट्री में फ्लोर बनने के लिए, मतलब वीट को जब अपन आटे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, आटा मतलब तो समझते ही होंगे, ठीक है, तो वीट को जो अपन फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं तो पहले वीट को वीविंग करना पड़ता है, मतलब उसकी छनाई होती है, ठीक है। पहले उसको छाना जाता है छलनी में, छानने के बाद उसको ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडिंग के बाद फिर से वापस से उसको फिर से छनाई होता है उसका, ठीक है। छनाई होने के बाद उसको एक और प्रोसेस में डाला जाता है जिससे उसको उसका कलर, एक्चुअल कलर आए, उसके बाद वो पैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना प्रोसेस कवर हो गया। पहला वीट आया, उसका एक बार छनाई हुआ, छनाई होने के बाद ग्राइंडिंग हुआ, ग्राइंडिंग होने के बाद वापस से फिर से छाना गया उसको, थर्ड, फिर उसको कलर के लिए एक और प्रोसेस में डाला गया, उसके बाद लास्ट में पैकिंग भी एक प्रोसेस है। तो 5 प्रोसेस से आपका वो वीट गुजरा। तो ये प्रोडक्शन साइकिल वीट का है। उसी तरीके से हर प्रोडक्ट का अपना एक प्रोडक्शन साइकिल होगा। तो जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा वर्किंग कैपिटल उतना ज़्यादा लगेगा। मैं ठीक बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना वर्किंग कैपिटल लगेगा। अब आप बोलेंगे क्यों? देखो, कोई अगर रॉ मटेरियल वीट से तुरंत ही कन्वर्ट हो जाता फ्लोर में, तो ये प्रोसेस एकदम फास्ट होता, तुरंत ही फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता, तुरंत ही सेल कर देते, तुरंत पैसे आ जाते। लेकिन वीट को अपन प्रोसेस करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, तो ये इट विल टेक टाइम। मतलब आज का डेट है, अगर सपोज मान लीजिए 31 जुलाई को अपन वीट डाले प्रोसेस में, तो इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स। तो 2 से 3 दिन तक वो तो अमाउंट इन्वेस्टेड रहा ना प्रोसेस में। जब तक फिनिश गुड्स नहीं बन जाता तब तक अपन उसको सेल नहीं कर सकते, और जब तक सेल नहीं कर सकते आपके पास पैसे नहीं आएंगे, तो आपका जो फंड्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लॉक रहा। लेकिन इसी जगह अगर कोई और प्रोडक्ट होता, सपोज मान लीजिए वीट को ही अपन को पैकिंग करके सेल करना होता, तो वीट को अपन सिर्फ एक बार क्लीन करके पैकिंग कर देते पैकेट में और उसी को सेल कर देते, तो तुरंत फिनिश गुड्स तैयार हो जाता, तो तुरंत पैसे आ जाते, फंड्स का ब्लॉकेज नहीं होता। सो इट इज सेड दैट एज लॉन्ग एज द प्रोडक्शन साइकिल, जितना ज़्यादा लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है? और जितना छोटा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। तो ये जो पॉइंट था इसमें 2 पॉइंट छुपे हुए हैं। टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, अगर लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल कम लगेगा। लेकिन मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वर्किंग कैपिटल तो बिल्कुल नहीं लगेगा, फिक्स कैपिटल लगता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसी जगह प्रोडक्शन साइकिल अगर लंबा है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, अगर छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम। क्लियर है? नाउ सी फॉर क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमने या फिर बिजनेस ने उधार दिए। ठीक है, बिजनेस ने उधार दिए,
सपोज एक पर्सन है, मिस्टर राम बाबू। राम बाबू को बिजनेस ने उधार दिए, मतलब बिजनेस ने उसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया। ठीक है, तो राम बाबू बिजनेस का क्या बन गया? राम बाबू बिजनेस का क्या बन गया? डेटर बन गया। सिंपल सा बात है, और क्या बनेगा? तो नाउ द राम बाबू बिकेम्स द डेटर ऑफ बिजनेस। तो अब राम बाबू को डेटर तो बन गया, लेकिन राम बाबू जो हैं सिर्फ नाम के ही राम हैं, अदरवाइज़ ये रावण है। इनके पैसे देने का इनका मन ही नहीं करता है। आज ये उधार लिए थे। 1 अगस्त 2020 को इन्होंने उधार लिया, और आज से 6 महीने बीत गए। आज से 6 महीने बीत गए। 6 महीने कैसे काउंट करेंगे? अगस्त वाला महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, और ये पैसे दिए हमको 1 फरवरी 2021। सोचो, 6-7 महीने बीत गए और उसके बाद राम बाबू ने हमको पैसा दिया। तो इतने दिन के बाद इन्होंने हमको पैसा दिया, तो एक हिसाब से हमने कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, नाम का राम है तो ठीक है, चलो जो भी है। और बिजनेसमैन ने इसको कुछ नहीं कहा, चलो मैं दिया पैसा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसका पैसा इसके पीछे ब्लॉक हो गया। बिजनेसमैन का पैसा इसके पीछे ब्लॉक हो गया। अब जो वो गुड्स इसको सेल किया था राम बाबू को, तभी तो राम बाबू डेटर बना था ना। राम बाबू ने पैसे नहीं दिए थे उस वक्त, पैसे तो 1 फरवरी 2021 को दिए। तो इतने दिनों तक जो पैसा का ब्लॉकेज रहा वो राम बाबू के लिए रहा। ठीक है, तो हमने क्रेडिट अलाउड ज़्यादा कर दिया, मतलब क्रेडिट हमने दिया। अब जब राम बाबू टाइप के बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस से जुड़े हैं, और सबके लिए हम ऐसी दया दृष्टि दिखाते रहते हैं, और सब हमारा पैसा ले लेके 6-6 महीने बाद देते हैं। तो इससे क्या ब्लॉकेज नहीं होगा बिजनेस का फंड्स का? बिल्कुल होगा। बिजनेस का फंड्स ब्लॉक हो जाएगा, और जब बिजनेस का फंड्स ब्लॉक हो जाएगा तो बिजनेस को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बिजनेस को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। क्योंकि फंड्स ब्लॉक हैं और बिजनेस उस फंड्स का यूज़ नहीं कर पा रहा है। सो वी कैन से दैट कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, यहाँ है क्रेडिट अलाउड, यहाँ है क्रेडिट अवेल्ड। ठीक है, क्रेडिट अवेल्ड, एस के नीचे वाला पॉइंट जो है क्रेडिट अवेल्ड है। देखिए, ठीक है, क्रेडिट अवेल्ड का मतलब क्या है? बिजनेस को सामने वाले ने पैसा दिया, बिजनेस को किसी ने क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया। सपोज कोई XYZ कंपनी है, उसने हमारे बिजनेस को पैसा दिया, हमको उधार दिया, बिजनेस को उधार दिया। ठीक है, हमारा कंपनी का नाम है, चलो बिजनेस, हमारा नाम यही है कि हमारा नाम बिजनेस है। ठीक है, हम बिजनेस है, हम पहले राम बाबू को पैसे दिए थे, लेकिन अब हमने XYZ कंपनी से पैसे उधार पे लिए, और अगर XYZ कंपनी हमसे तुरंत पैसे मांगता है तो हमको XYZ कंपनी को चुकाना पड़ेगा ना। ये तो नहीं बोल सकते कि XYZ कंपनी, हमने तो राम बाबू को 6 महीने का उधारी दिया है, आप भी हमको उधारी दीजिए, आप भी हमको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। ऐसा तो नहीं बोल सकते। XYZ कंपनी बोलता है कि मैंने आज उधार दिया 1 अगस्त 20, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए 31
अगस्त 20 के अंदर। तो एक तरीके से देखें हम यहाँ पे 6 मंथ तक कस्टमर को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे 1 मंथ में पैसा रिटर्न करना पड़ रहा है। तो हमारा तो पोजीशन टाइट है, हमारा मतलब हम बिजनेसमैन का हमारा पोजीशन टाइट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 6 महीने तक किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, पैसा ले नहीं रहे हैं, लेकिन हमको 1 महीने में पैसा रिटर्न करना पड़ रहा है। तो क्रेडिट क्रेडिट अवेलेबल वाला पॉइंट जो है उससे भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर सिचुएशन इसका ठीक ऑपोजिट हो जाए, अगर सिचुएशन ये हो जाए कि चलो हम यहाँ पे 1 महीने में पैसे मांग ले रहे हैं राम बाबू से हम कितने दिन में पैसे मांग ले रहे हैं? 1 मंथ में। सिचुएशन 2 है, हाँ, ये 1 मंथ में पैसे मांग ले रहे हैं, बट हम XYZ कंपनी को 6 महीने में दे रहे हैं। तो ये सिचुएशन तो हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। हमारे लिए फेवरेबल क्यों हो जाएगा? हमको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम लगेगा, क्योंकि हमको पैसे तो तुरंत मिल जा रहे हैं। सेकंड सिचुएशन में पैसे तुरंत मिल जा रहे हैं 1 ही महीने पे, लेकिन हमको देना 6 महीने के बाद पड़ रहा है। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। तो ये 2 पॉइंट एक साथ आप पढ़ेंगे। मैं ये कोडवर्ड बनाने के चक्कर में मुझे आगे पीछे देना पड़ा है, लेकिन आप ये 2 पॉइंट को रिलेट करके एक साथ पढ़ेंगे। और जिन लोग को ये चीज़ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स व्हाट? स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब आप किस स्केल में काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स किस स्केल में काम कर रहे हैं आप, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पर डे आप 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्केल मतलब पर डे 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक बिज़नेस ऐसा है जो कि 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करता है, और एक बिज़नेस ऐसा है जो कि 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करता है। तो दोनों में से कौन लार्ज स्केल है? लार्ज स्केल वही है ना जो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है ना। तो लार्ज स्केल मतलब जो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है। तो जो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस सा बात है ज़्यादा लगेगा। और उसी जगह वो इंसान, वो बिजनेसमैन जो स्मॉल स्केल में काम करता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगेगा, ठीक है। तो कोई खास पॉइंट नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से बता दिया इसको। नाउ क्रेडिट अवेल वाला पॉइंट हो गया अपना। अभी तक क्या क्या पॉइंट अपन कवर कर लिए? B फॉर बिजनेस साइकिल, S फॉर सीजनल फैक्टर, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, C फॉर क्रेडिट अलाउड, S फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, C फॉर क्रेडिट अवेल्ड। नाउ O फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। एफिशिएंसी का मतलब मैं आपको चैप्टर 1 में बताया था। चैप्टर 1 में एफिशिएंसी के बारे में दिया गया है, आप वैसे भी देखेंगे तो। हाँ भाई, चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 कॉमर्स में ही दिया हुआ है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में का। तो अभी एफिशिएंसी का मतलब बताइए। आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, बिस्किट का एग्जांपल लिए थे अपन, हाँ। कॉस्ट उसका लगा 5 रुपीज़, और रिसोर्स का आपने रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया यानी कि डन। तो ऐसा बिजनेस जो कि मिनिमम कॉस्ट में काम किया और रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब क्या? जो बिजनेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर एफिशिएंट हैं तो वर्किंग कैपिटल लेस लगेगा, क्योंकि
कम कॉस्ट में काम कर रहे हैं, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वेस्टेज कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। लेकिन अगर कोई इनएफिशिएंट है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा, मोर होगा। क्लियर है, ये सिंपल सा पॉइंट था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आर फॉर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, आर फॉर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल। आप जो हैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, आप जो हैं कैडबरी हैं, ठीक है, आपका कंपनी का नाम है कैडबरी। अब आपको कोको चाहिए, वो आपका रॉ मटेरियल्स है, RM लिख रहा हूँ, पर कोको जो है ना ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता है, ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता है। एंड फॉर दिस यू हैव टू मेंटेन स्टॉक्स, आपको स्टॉक्स को मेंटेन करना पड़ता है। आप हैं कैडबरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप कोको आपका रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल जो है ऑलवेज अवेलेबल नहीं होता है, ये कुछ पर्टिकुलर सीजन में अवेलेबल होता है, तो जिस कारण से आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। तो आप जब ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा ना। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर एज कंपेयर टू, आप हैं आटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप हैं आटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद आटा, आटा के लिए यू नीड वीट, वीट जो है वो राउंड द ईयर अवेलेबल हो जाता है, तो आपको इसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। जो चीज़ आपको राउंड द ईयर अवेलेबल है उसका स्टॉक आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप स्टॉक मेंटेन नहीं करेंगे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, ऑब्वियस सा बात है वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगेगा। क्लियर है। तो अगर जब आप रॉ मटेरियल्स, आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि कैडबरी का कोको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, तो स्टॉक मेंटेन करेंगे तो स्टॉक खरीदने के लिए पैसे तो लगेंगे ना, तो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू आशीर्वाद आटा। वो वीट हमेशा अवेलेबल रहता है तो उसको मेंटेन करना नहीं पड़ता, उसके पीछे पैसे लगा के इन्वेस्ट करके रखना नहीं पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है कम। ठीक है, देखिए ये कितना टेक्निकल पॉइंट है, मतलब कितना प्रैक्टिकली आप समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बुक से आप पढ़ते रह जाएंगे आपको याद नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन, एंड आई होप कि आपको इन्फ्लेशन का मीनिंग पता होगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई, ठीक है। अगर महंगाई बढ़ी तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो अगर महंगाई के कारण रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे ना या कम लगेंगे, ऑब्वियस सा बात है ज़्यादा लगेंगे, रॉ मटेरियल के पैसे ज़्यादा लगेंगे, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। और इसी जगह चीज़ों के दाम अगर नहीं बढ़े तो महंगाई नहीं बढ़ी तो रॉ मटेरियल के दाम नहीं बढ़ेंगे और उनको खरीदने के लिए पैसे भी कम लगेंगे, जिस कारण से वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। क्लियर है ना। चलो नाउ एन फॉर नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। बिजनेस का नेचर दो टाइप का हो सकता है, या तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है या फिर ट्रेडिंग यूनिट हो सकता है। तो अभी कई पॉइंट में अपन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एग्जांपल डिस्कस किए, कि जैसे वीट के केस में डिस्कस किए, वीट को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जब जाके फाइनल गुड्स निकलता है। ट्रेडिंग में मतलब मान लीजिए ट्रेडिंग के केस में जो बिजनेसमैन है
ये है सुरेश और ये है महेश। महेश जो है मैन्युफैक्चरर है और सुरेश जो है ट्रेडर है। ठीक है, महेश क्या करता है, वीट को प्रोसेस करके आटा बनाता है, आटा का पैकेट बनाता है और फिर सेल करता है। सुरेश क्या है, सुरेश क्या करता है, आटा का पैकेट महेश से खरीदता है और कस्टमर को सेल कर देता है, कस्टमर को सेल कर देता है। ठीक है, सुरेश जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सिर्फ वो आटा पैकेट खरीदता है महेश जैसे लोगों से, महेश जैसे मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर देता है। तो कचकच किसका ज़्यादा है, परेशानी किसकी ज़्यादा, परेशानी किस बिजनेस में ज़्यादा है? ऑब्वियस सा बात है, महेश के बिजनेस में ज़्यादा है। परेशानी जो है महेश के बिजनेस में ज़्यादा है, क्योंकि वो वीट लेके आता है, उसका छनाई करता है, सफाई करता है, ग्राइंडिंग करता है, पैकिंग करता है, उसके बाद बिकता है। लेकिन सुरेश क्या है, सुरेश क्या, तुरंत आटा का पैकेट लाया, उसी को बेच दिया। तो इसका बिजनेस ईजी है सुरेश का। महेश का बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग है, डिफ़िकल्ट है। एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कई सारे प्रोसेस से कई प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट निकलता है वो फाइनल गुड्स निकलता है। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। इस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बट अगर आपका बिजनेस जो है, अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है तो लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा होता है और प्रोसेस में सारा फंड्स ब्लॉक हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब अगर कंपनी ग्रो करना चाहता है, ब्रो नहीं, ग्रो करना चाहता है। पहले कंपनी बिस्किट मैन्युफैक्चर करता था, पार्ले। अब पार्ले बिस्किट मैन्युफैक्चर करता था पहले, अब पार्ले बोलता है कि मैं चॉकलेट भी मैन्युफैक्चर करूँगा। ठीक है, आइसक्रीम भी मैन्युफैक्चर करूँगा, और पेन भी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। तो जो पार्ले जो कंपनी है वो क्या करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। ठीक है, ग्रो करने का हक उसको है, बिल्कुल हक है। अगर ग्रो करना चाहता है तो ग्रो करे, बेशक, कोई मनाही नहीं है। पहले वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करता था, पहले सिर्फ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करता था। अब बिस्किट के साथ वो कह रहा है कि मैं चॉकलेट भी मैन्युफैक्चर करूँगा, आइसक्रीम भी मैन्युफैक्चर करूँगा और पेन भी मैन्युफैक्चरिंग करूँगा। तो जब ये 3 नए प्रोडक्ट येलो वाले वो मैन्युफैक्चर करेगा तो उस केस में उसको कैपिटल तो लगेगा ना ग्रो करने के लिए डे टू डे। अब चॉकलेट मैन्युफैक्चर करेगा तो चॉकलेट के रॉ मटेरियल मेंटेन करने पड़ेंगे, पेन मैन्युफैक्चर करेगा तो पेन के रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे और जिसके लिए पैसे लगेंगे। और आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करेगा तो आइसक्रीम के रिलेटेड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। तो जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे उसके पैसे तो लगेंगे ना। तो जब पैसे लगेंगे तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। और इसी जगह अगर कंपनी सोचता कि मैं सिर्फ बिस्किट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसी में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो नहीं करना है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम होता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। लेकिन बस 2 मिनट का टाइम और दीजिए, मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको यही सारा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, बीएसटी से स्कोरिंग, बी फॉर क्या है, बिजनेस साइकिल्स, एस फॉर सीजनल फैक्टर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, सी फॉर क्रेडिट अलाउड, एस फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, सी फॉर क्रेडिट अवेट, ओ फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आर फॉर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल,
I फॉर इन्फ्लेशन, N फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, G फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, G फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल में अपन क्या पढ़े थे, बूम और रिसेशन के बारे में पढ़े थे। अगर बूम सीजन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा क्या, ज़्यादा, और अगर रिसेशन है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट फटाफट से रिवाइज करना है। एज फॉर सीजनल फैक्टर, अगर सीजन का टाइम है, ठीक है, गर्मियों का टाइम है, तो एयर कंडीशनर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और एयर कंडीशनर वाले जो इंडस्ट्री हैं उस केस में उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। विंटर सीजन में वो रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। टी फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन, अगर कंपनी यूज़ करता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी तो लेबर को डेली पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिस कारण से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। इसी जगह अगर कंपनी मशीन पे डिपेंड है तो मशीन के केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं लगता, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लगता है। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल मतलब अगर लंबा प्रोडक्शन साइकिल है, अगर प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होने में फिनिश गुड्स बनने तक ज़्यादा लंबा है प्रोडक्शन साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, और अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो कम होगा। क्रेडिट अलाउड, हमने राम बाबू को क्रेडिट दिया 6 महीने का, लेकिन हमको क्रेडिट मिला XYZ कंपनी से 1 महीने का, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। और अगर हमको क्रेडिट मिला 6 महीने का, लेकिन हमने राम बाबू को 1 महीने का क्रेडिट दिया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। याद होगा मेरे ख्याल से, अभी अभी तो बताया। एज फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल मतलब लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, तो किस केस में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, लार्ज स्केल में। किस केस में कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, स्मॉल स्केल। क्रेडिट अवेल्ड वाला पॉइंट, क्रेडिट अलाउड और अवेल्ड वाला पॉइंट रिलेटेड था, दोनों में डिस्कस कर लिया एक साथ। ओ फॉर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब रिड्यूस कॉस्ट में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके काम करना। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे तो आपका वेस्टेज कम होना चाहिए, और अगर आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काम कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ऑब्वियस बात है कम लगेगा। आर फॉर रॉ मटेरियल अवेलेबल, जो आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं उसका रॉ मटेरियल राउंड द ईयर मिलता है, तो राउंड द ईयर मिलता है तो जब आपको चाहिए तब आप खरीद सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कोई कंपनी है जैसे कि चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको लगता है कोको, लेकिन कोको जो है राउंड द ईयर नहीं मिलता है, तो जिस वक्त मिलता है उसी वक्त उसको खरीद करके क्या करना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता है, अपने गोडाउन में रखना पड़ता है। तो स्टॉक को खरीदने के लिए क्या लगेंगे, पैसे। पैसे का मतलब क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों का दाम बढ़ना, चीज़ों की महंगाई बढ़ना। अगर महंगाई बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ेंगे, और जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। एंड फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि मैन्युफैक्चरर है तो उसको ज़्यादा कैपिटल लगेगा, रिटेलर है जो कि सिर्फ सामान खरीद करके बेचता है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, नेचर ऑफ बिजनेस में देखो, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर का तो बताया, तो हाईएस्ट लगेगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, होलसेलर है तो हाई लगेगा, HIGH, और रिटेलर है तो लोवेस्ट। क्या ये तीनों क्या है, हाईएस्ट, हाई, लोवेस्ट, मतलब वर्किंग कैपिटल का बात चल रहा है। ठीक है, तो जिस टाइप से आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल लगेगा। जी फॉर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब अगर बिजनेस ग्रो करना चाहता है, ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अच्छा, बातों ही बातों में एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन, बस 2 मिनट। लेवल ऑफ कंपटीशन मतलब एक ऐसा बिजनेस है, जैसे मान लीजिए टाटा सॉल्ट। ठीक है, टाटा सॉल्ट अपने आप में एक मोनोपोली बिजनेस है। मोनोपोली मतलब पता है आप इकोनॉमिक्स में पढ़ें, जिसका कि कोई कंपटीटर नहीं है। ठीक है, तो टाटा सॉल्ट जो है वो एक मोनोपोली बिजनेस है। इसी जगह पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी मतलब बिस्किट, बिस्किट के बहुत सारे कंपटीटर हैं, लेकिन टाटा सॉल्ट का कोई कंपटीटर नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा बिकता है मार्केट में। इसका एक वन साइडेड मोनोपोली है एकदम, परफेक्ट कंपटीशन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और ये पार्ले जी है, पार्ले जी में बहुत सारे इसके कंपटीटर हैं। तो
जब बिज़नेस में आपका बिज़नेस ऐसा है कि आपके बहुत सारे कंपटीटर हैं, तो आपको सबको क्रेडिट फैसिलिटी देना पड़ेगा, आपके कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी देना पड़ेगा, तो उस कारण से आपका वर्किंग कैपिटल जो होगा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। लेकिन आपका बिज़नेस ऐसा है कि उसमें आपका बिज़नेस है टाटा सॉल्ट का, उस पर कोई कंपटीटर नहीं है, तो आपका अपना टर्म्स होगा। ठीक है, यू हैव योर ओन टर्म्स, ओन टर्म्स होंगे, और आप क्रेडिट नहीं भी देंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। उस केस में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो होगा वो लेस होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रह गया था, इसको आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज इतने सारे पॉइंट जो है BST से स्कोरिंग वो सारे सफिशिएंट है। सो दिस वाज ऑल डिस्कशन रिगार्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।